10% ही अगर सवर्ण रहता तो शुरुआत से लेके आज तक MP, MLA, MLC सवर्ण कैसे ज्यादा हो जा रहे हैं। और जातिवाद अगर समाज में जिंदा रहता तो निश्चित रूप से ये संख्या दिखाई नहीं देती। हमारे घर पे नहीं आया जांच करने वाला, शहीद हुआ है इस देश का सवर्ण हुआ है, इस देश के लिए मरता है, आज भी मरता है, अनादिकाल में भी मर रहा था। लेकिन उसके बच्चे को गरीब रहते हुए भी इस देश की सरकार और राज्य की सरकार गरीब मानने को तैयार नहीं है। ये सोची समझी राजनीति है। इसको बॉर्डर पे भी मरवाओ, बाहर भी मरवाओ और देश में भूखे मार डालो, इसमें यहाँ बेरोजगार बनाकर मार डालो, इसको इतना कमजोर कर दो, इतना लाचार कर दो। जातीय राजनीति इसलिए होती है कि संविधान में, योजनाओं में, कार्यक्रम में जातीय योजना है। मेरा बेटा मूर्ख भी हो तो मुख्यमंत्री बन जाए, उप मुख्यमंत्री बन जाए, मेरी बेटी राज्यसभा में चला जाए, मेरे तमाम रिश्तेदार सत्ता पे काबिज हो जाए, इस सोच के साथ इस व्यूह रचना को रचा गया है। भले हम चारा घोटाला करें, भले हम वर्दी घोटाला करें, भले हम पाइप घोटाला करें, भले हम मेधा घोटाला करें, भले हम अपने ही IAS के पत्नी और उसकी नौकरानी के साथ शारीरिक खेल का घोटाला करें। समाज विनाशक, राष्ट्र विनाशक और सवर्ण विरोधी मानसिकता को बल देने के लिए, ताकत देने के लिए जातीय जनगणना का ये घोटाला करवाए हैं। मोदी जी, अमित शाह, कान खोलकर सुन लो। अगर इस देश में जातिवाद को खत्म करना चाहते हो तो जैसे नया सदन लाके महिलाओं को आरक्षण दिया, बहुसंख्यक कानून बनाओ, बहुसंख्यक मंत्रालय बनाओ, बहुसंख्यक आयोग बनाओ और बहुसंख्यक के नाम में पासवान जी से लेके पांडे जी तक सबको एक समान शामिल करो। ये दुर्भाग्य है, ये पहला देश है भारत जहाँ मेजोरिटी को तोड़ दिया गया है, मेजोरिटी को खंड विखंड कर दिया गया है। मेजोरिटी नाम का कोई आयोग नहीं है, यानी बहुसंख्यक आयोग नहीं है। एक समान की योजना दो, एक समान का बजट बनाओ, एक समान की सुविधा दो, कोई फर्क नहीं रखो। अगर जातिवाद जिंदा रहेगा तो भारत बहुत ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रहेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। बिहार सरकार के द्वारा जातीय सर्वे की रिपोर्ट 2 अक्टूबर को जारी किए गए और इसके बाद से आपको हम बता दें कि जहां सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है तो वही विरोधी दल हैं, चाहे वो बीजेपी हो, लोजपा रामविलास हो या फिर मुकेश सहनी हो, सभी लोग के द्वारा इसके आंकड़ों पर प्रश्न खड़े किए जा रहे हैं और तरह तरह की बातें की जा रही है। कहा जा रहा है कि सरकार अपने नफ़ा नुकसान के हिसाब से इस आंकड़े को तैयार करवाया है। हमारे साथ हैं अखिल भारतीय सवर्ण मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजीव कुमार सिंह जी, इनसे हम बात करेंगे। सबसे पहले संजीव सर, सबसे पहले जो ये जातीय सर्वे हुआ, क्या ये सही था होना? सबसे पहले प्रश्न यहीं से मैं शुरू करूंगा। क्या आज जो है 21वीं शताब्दी में जब जहां बात की जाती है कि जात पात को ख़त्म किया जाए, धर्म को ख़त्म किया जाए, बिहार जैसा गरीब स्टेट है, यहाँ पर हमेशा आरोप लगता है कि जाति पाति में ये बटा रहता है, इसी की राजनीति होती है, तो क्या ये जरूरी था ये करना? देखिए, दरअसल एक व्यक्ति को जीने के लिए जात की जरूरत नहीं पड़ती है। रोटी हम भी खाते हैं, किसी भी समाज का व्यक्ति खाता है। वो गेहूं किस जाति के खेत से उपजा के लाया गया, कौन सा व्यक्ति उसको लेके साफ किया, फिर उसको पिसाई करवाया कौन से धर्म के आटा चक्की में, और फिर उसको पैकिंग करने वाला कौन सा जात का व्यक्ति, फिर उसको बेचने वाला कौन, फिर उसको बनाने वाला कौन और फिर उसको खाने वाला कौन, इसकी कभी ज़रूरत खाने के समय नहीं पड़ती है। नहीं पड़ती है। एक दवा जो हम खाते हैं या भी कोई भी खाता हो, वो किस किस वर्ग और किस किस समाज के फैक्ट्री हाथों और उसके द्वारा पैकिंग करके हमारे तक पहुंचता है। हम उसको खाते हैं और अपनी बीमारी को ठीक करने का प्रयास करते हैं। हर कोई यही काम करता है। तो जीने के लिए न तो रोटी के लिए किसी जाति की ज़रूरत है, न दवा के लिए ज़रूरत है, न कॉपी के लिए ज़रूरत है, न कलम के लिए ज़रूरत है, न कंप्यूटर के लिए ज़रूरत है। यह जाति दरअसल जो है बहुत पहले अपने यहाँ स्वाभाविक रूप से समाज को खड़ा करने के लिए जो कर्म के आधार पे वर्गों का एक वैचारिक निर्धारण किया गया था, वो भी लिखित नहीं था। किसी एक परिवार का बच्चा अगर किसी दूसरे प्रकार का कर्म कर रहा है तो उस वर्ग का वो कहलाता था तत्काल। फिर अगर वो काम बदल ले तो उसका वर्ग भी बदल जाता था। ये अंग्रेजों का बनाया हुआ जातीय खेलवेल की योजना 18वीं शताब्दी के बाद जो अंग्रेजों द्वारा ये व्यूह रचना रचा गया भारत में शासन करने के लिए, उसने देखा कि यहाँ 2 बड़ा वर्ग है। हिंदुत्व के प्रति भी लोगों में रुझान था उस समय भी, और मुसलमानों का भी एक बड़ा समूह था
क्योंकि उस समय पाकिस्तान और बांग्लादेश भी भारत के अंश हुआ करते थे, ठीक है। तो इन दोनों वर्गों के लोग ही अंग्रेजों के खिलाफ में थे। तो अंग्रेजों ने सोचा कि ये दोनों लड़ेगा कैसे, टूटेगा कैसे, कमजोर कैसे होगा, तो उसने जातिवाद का खेल वहीं से शुरू किया, ठीक है। और उस समय से उन्होंने कई योजनाएं बनाई, आदेश जी कई योजना बनाया, और जातीय आधार पे उन्होंने रिजर्वेशन देने की योजना उसी समय शुरू कर दी थी, ठीक है। आज़ाद भारत में संविधान में इसको लागू करने की जरूरत नहीं थी। बुद्धिजीवी लोग संविधान में थे। संविधान सभा के पहले कार्यकारी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जैसे लोग थे, उसमें बीके अयंगर शास्त्री जैसे लोग थे, जवाहरलाल जी जैसे लोग रहे, पटेल जी जैसे लोग रहे, सारे बुद्धिमान और चिंतक लोग उसमें थे। लेकिन उन लोगों ने भी इस चीज़ पे कभी ध्यान ही नहीं दिया कि ये जो जाति का जहर का पौधा अंग्रेजों ने बड़ा तरीके से अपने यहाँ लगा दिया है, इसको इस नए भारत को स्थापित करने में, विकसित करने में कौन सा तरीका अपनाया जाए, लगाया जाए। उस समय उसमें अगर बदलाव आ जाता तो आज जातीय राजनीति का खेल नहीं होता। जातीय राजनीति इसलिए होती है कि संविधान में, योजनाओं में, कार्यक्रम में जातीय योजना है। अभी मैं आ रहा था, रास्ते में हमारे पड़ोस में कौन सी जाति का बैठा व्यक्ति हमारे पास आके बैठा, मैं उससे पूछा नहीं। हम सड़कों पे निकलते हैं, पानी मंगाते हैं, अपने लोगों के साथ कुछ खाते पीते हैं, वो किस जाति के द्वारा बनाया गया होटल है या फिर पकवान है, हम कभी पूछते नहीं हैं। पानी उनके हाथ से पीते हैं, खाना उनके हाथ से खाते हैं, उनके टेबल कुर्सी पे बैठते हैं हम लोग, कभी जाति नहीं पूछते हैं। जाति समाज में जिंदा नहीं, आदेश जी, जाति समाज में जिंदा नहीं है। जाति तो देश के और राज्यों के कानून में जिंदा है। केंद्र की सरकार आज भी जातीय आधार पे योजनाओं का निर्माण किए हुए है, या उसी योजनाओं पे बजट का निर्धारण करती है और उसको चलाती है। इस देश में होना चाहिए दो ही आयोग। पूरी दुनिया में दो ही वर्ग है, एक माइनॉरिटी, एक मेजोरिटी। मेजोरिटी के मानसिकता के आधार पे देश का कानूनी निर्धारण होता है, देश की मानसिकता तय की जाती है। देश में ये पहला देश है भारत, ये दुर्भाग्य है, ये पहला देश है भारत जहाँ मेजोरिटी को तोड़ दिया गया है, मेजोरिटी को खंड विखंड कर दिया गया है। मेजोरिटी नाम का कोई आयोग नहीं है, यानी बहुसंख्यक आयोग नहीं है, बहुसंख्यक मंत्री नहीं है, बहुसंख्यक मंत्रालय नहीं है, बहुसंख्यक बजट नहीं है। होना वही चाहिए था, अल्पसंख्यक के नाम पे तो है, अल्पसंख्यक बजट है, अल्पसंख्यक मंत्री केंद्र में भी है, अल्पसंख्यक मंत्रालय राज्य में भी है, ठीक है। अल्पसंख्यक वित्त निगम है, अल्पसंख्यक विकास निगम है, अल्पसंख्यक के शिक्षा का छात्रवृत्ति है, छात्रावास है, आवासीय विद्यालय है, उसके स्वरोजगार के लिए अल्पसंख्यक वित्त निगम है, अल्पसंख्यक विकास निगम है, ठीक है। उसके लिए बहुत सारी योजनाएं हैं, उसके महिलाओं के लिए भी योजनाएं हैं। लेकिन बहुसंख्यक को बांट दिया गया है। अनुसूचित जाति यानी दलितों का एक वर्ग अलग, ओबीसी यानी अति पिछड़ों के नाम पे एक वर्ग अलग, बीसी यानी बैकवर्ड क्लास के नाम पे एक वर्ग अलग, और जनरल क्लास जिसको लोक भाषा में सवर्ण बोलते हैं उसका एक वर्ग अलग, आदिवासियों का एक वर्ग अलग। और ऐसी व्यूह रचना रची जाती है कि समाज में इन लोगों में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, लेकिन ये लड़े झगड़े और बदले में एक बड़ा जो लड़ाई करने वाला या दिखने वाला जो समूह हो वो मेरा अंधा भक्त बन जाए, हमको साथ दे। भले हम चारा घोटाला करें, भले हम वर्दी घोटाला करें, भले हम पाइप घोटाला करें, भले हम मेधा घोटाला करें, भले हम अपने ही आईएएस के पत्नी और उसकी नौकरानी के साथ शारीरिक खेल का घोटाला करें, चरित्र घोटाला करें, लेकिन एक बड़ा वर्ग चूंकि हमारे साथ चला है तो बदले में मेरा बेटा मूर्ख भी हो तो मुख्यमंत्री बन जाए, उप मुख्यमंत्री बन जाए, मेरी बेटी राज्यसभा में चला जाए, मेरे तमाम रिश्तेदार सत्ता पे काबिज हो जाए, इस सोच के साथ इस व्यूह रचना को रचा गया है। इसको मान के आप चलिए। और दुर्भाग्य क्या है, दुर्भाग्य कि सबसे अच्छे जो राजनेता कहे जाते थे बिहार से लेकर देश में, नीतीश कुमार, उनका उपनाम था सुशासन बाबू। वो जलनशीलता के कारण भारतीय जनता पार्टी के साथ रह के अच्छा काम कर रहे थे, वो जलनशीलता के कारण उस खेमे से निकल के और लालू के समाज विनाशक, राष्ट्र विनाशक और सवर्ण विरोधी मानसिकता को बल देने के लिए, ताकत देने के लिए जातीय जनगणना का ये घोटाला करवाए हैं। ये जातीय जनसंख्या घोटाला है, किसी भी जाति के लोग खुश नहीं है, ठीक है। कुशवाहा की आबादी आधी कर दी गई, यही नीतीश कुमार कह रहे थे कि 8% कुशवाहा है, यही जनता दल कह रहा था कि 8-8.5% कुशवाहा है। कुर्मी की संख्या ये लोग ज़्यादा बता रहे थे, ठीक है, हाँ 8% कुशवाहा बता रहे थे। बैस की आबादी अगर ज़्यादा नहीं होती तो बैस्यों का इतना सांसद
इतना एमएलए इतना एमएलसी कहाँ से आता? और सवर्ण अगर इतना ही 10% रहता, 10% ही अगर सवर्ण रहता तो शुरुआत से लेके आज तक एमपी एमएलए एमएलसी सवर्ण कैसे ज़्यादा हो जा रहे हैं। और जातिवाद अगर समाज में जिंदा रहता तो निश्चित रूप से ये संख्या दिखाई नहीं देती। हमारे घर पे नहीं आया जांच करने वाला, हमारे घर पे नहीं आया है, हमारा कोई सिग्नेचर नहीं है, कोई रिपोर्ट नहीं है। ऐसा एक नहीं कई लाख घरों तक ये लोग नहीं पहुंचे हैं, कई हजार गांव का मोहल्लों का इन लोगों ने सही से सर्वेक्षण नहीं किया है। ये जातीय जनगणना घोटाला है, जैसे चारा घोटाला हुआ था वैसे जातीय जनगणना घोटाला है। अच्छा संजीव जी, क्या जो डाटा आखिर ये दिया गया है तो आखिर इसका कम करने का क्या उद्देश्य क्या हो सकता है? वोटर तो उतना ही है जो रहेगा, इंसान को तो आप गायब नहीं कर सकते हैं। अभी तो लालू यादव जी का कल एक बयान आया है, अब उन्होंने अब कहना शुरू कर दिया और सबसे कम जानकार और सबसे कम तर्कवान तथ्यवान इस देश में एक व्यक्ति प्रधानमंत्री बनना चाहता है, जिसको आमतौर से पूरी दुनिया में लोग पप्पू नहीं जानते हैं, राहुल गांधी। वो कहता है जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। ये हो सकता है कभी नहीं, यही करने की मंशा को लेके वो कर क्या रहे कि जबरन अपने वोटर वर्ग का संख्या वो बढ़ाना चाहते हैं, या कुछ ऐसे वर्ग को वो बतलाना चाहते हैं कि देखो हम तुम्हारा संख्या भी बढ़ा दिए, अब तुम्हारे लिए बजट भी देने जा रहे हैं ज़्यादा, अब तुम्हारे लिए छात्रवृत्ति भी ज़्यादा देंगे, अब तुम्हारे लिए छात्रावास की सुविधा भी देंगे, अब तुम्हारे आवासीय योजना को भी बढ़ाएंगे, हम तुमको ज़्यादा से ज़्यादा सरकारी सहायता और सुविधा देंगे, आरक्षण बढ़ाएंगे। इस सोच को कल से बढ़ाना शुरू कर दिया गया है। सवर्ण को क्या मिलेगा? क्या वो इस राज्य के नागरिक नहीं है क्या? सवर्ण सबसे कमाल का बात है, भारत का नाम ही भारत है, भारत का जो नाम है, इस देश का नाम है वो भारत है। राजा शांतनु के वंशज से निकला हुआ जो एक नया स्वरूप निकला भरत, जिसने शेर के साथ खिलवाड़ किया, शेर को अपने काबू में किया, उनके नाम पे उस जमाने में इस देश का नाम भारत रखा गया था, जो शेर के साथ खेल सकता है, एक बच्चा होकर शेर को कब्जे में कर सकता है। ठीक है, ऐसा मजबूत व्यक्तित्व और ऐसे मजबूत स्वरूप के नाम पे इस देश का नाम भारत रखा गया। ठीक है, उस भारत को बनाने में, मुगलों से लड़ने में, अंग्रेजों से लड़ने में और जितने भी विदेशी आक्रांता है उससे लड़ने में सबसे ज़्यादा योगदान पूरे देश नहीं पूरी दुनिया के इतिहासकारों से पूछ के देख लीजिए, इस देश के सवर्णों ने दिया है। लड़ा यही है, मरा यही है, शहीद यही हुआ है और इन लोगों से लड़के इस भारत को बचा के रखा। ठीक है, अंग्रेजों से लड़ने के बाद जो देश आज़ाद हुआ तो जितनी भी सीमाएं आप देख लीजिए, चाहे पाकिस्तान की सीमा हो, चाहे चीन की सीमा हो, चाहे बांग्लादेश की सीमा हो, चाहे श्रीलंका की सीमा हो, या शांति सेना के रूप में पूरी दुनिया में भारत का नाम रोशन करते हुए जाके वहाँ पे शौर्य दिखलाने का काम हो, या देश के विभिन्न क्षेत्रों में जो नक्सलीय कांड होता है उस नक्सलियों के खिलाफ लड़कर नक्सलवाद को खत्म करने में या उसको कंट्रोल में करने में या उसको काबू में करने में सबसे ज़्यादा अगर लड़ा मरा शहीद हुआ है तो इस देश का सवर्ण हुआ है। इस देश के लोग मरता है, आज भी मरता है, अनादिकाल में भी मर रहा था, लेकिन उसके बच्चे को गरीब रहते हुए भी इस देश की सरकार और राज्य की सरकार गरीब मानने को तैयार नहीं है, लाचार मानने को तैयार नहीं है, बेरोजगार मानने को तैयार नहीं है, भूमिहीन मानने को तैयार नहीं है, आवासहीन मानने को तैयार नहीं है। ये सोची समझी राजनीति है। इसको बॉर्डर पे भी मरवाओ, बाहर भी मरवाओ और देश में भूखे मार डालो, इसमें यहाँ बेरोजगार बनाकर मार डालो, इसको इतना कमजोर कर दो, इतना लाचार कर दो कि ये हमारे राक्षसी राज को जो लोकतंत्र के नाम पे हम स्थापित करना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं, इसको ना तो डिगा सके ना तो हिला सके। क्योंकि कोई समाज मजबूत रहेगा तभी वो लड़ पाएगा। इसको आर्थिक रूप से कमजोर करना है सवर्णों को, मानसिक रूप से कमजोर करने के लिए ये लोग प्रायोजित रूप से संविधान निर्माण के समय से ही एक सामाजिक, जातीय और राजनीतिक साजिश का गठजोड़ बनाया गया था। उस समय से वो लोग जानबूझ करके कहते थे ये मुट्ठी भर लोग, ये चुटकी भर लोग, ये औकात विहीन लोग, ये शोषक लोग, ये सामंत लोग, ये जुल्मी लोग, इन लोग का नारा रहा है सवर्णों के बारे में। और यही लोग जानबूझ करके बोलते थे, बगैर गिनती का कैसे बोलता था 10% लोग, 10% लोग। अभी नागमणि जी के पिताजी के जन्म जयंती पर 10% वाला 90% पे शासन कर रहा है, इसका आरोप लगाया गया है। ये सोचा समझा हुआ साजिश है, सोचा समझा हुआ। हमारी आबादी 23.5% के आसपास में है, इसीलिए CBI जांच की मांग करते हैं। मोदी जी, अमित शाह, कान खोलकर सुन लो,
अगर इस देश में जातिवाद को खत्म करना चाहते हो तो जैसे नया सदन लाके महिलाओं को आरक्षण दिया, तो जातीय कानून खत्म करने वाला कानून बहुसंख्यक कानून बनाओ, बहुसंख्यक मंत्रालय बनाओ, बहुसंख्यक आयोग बनाओ, और बहुसंख्यक के नाम में पासवान जी से लेके पांडे जी तक सबको एक समान शामिल करो, एक समान की योजना दो, एक समान का बजट बनाओ, एक समान की सुविधा दो, कोई फर्क नहीं रखो। अगर जातिवाद जिंदा रहेगा तो भारत बहुत ज़्यादा दिन तक जिंदा नहीं रहेगा। जी, और चलिए अब अंतिम प्रश्न एक और पूछ लेते हैं कि आखिर फ़ायदा कितना होगा इसका, जो जातीय जो अभी सर्वे हुआ है इसका फ़ायदा नीतीश कुमार जिस उद्देश्य से या लालू यादव जिस उद्देश्य से किए हैं, फ़ायदा कितना होगा? क्योंकि इसमें देखा जाए तो ईबीसी जो है वो 36% है, अगर इस सर्वे को अगर हम सही माने तो एससी 19% है, ओबीसी 27 है, और अनारक्षित जो है जनरल वो 15% के आसपास। भाई सर्वे ही सही नहीं है, सर्वे ही सही नहीं है आदेश जी। तो क्या फायदा? अरे सीबीआई जांच हो, इसका सत्य का जांच हो, या सुप्रीम कोर्ट के जो रिटायर्ड जज है उनके नेतृत्व में कमेटी बनाओ, पहले बिहार के जातीय जनगणना का जांच हो, उसके बाद इस जातीय जनगणना के आधार पे कोई सरकारी पहलकदमी करने का आदेश हो बिहार सरकार को, तब तक रोक लगे, सुप्रीम कोर्ट रोक लगाए, केंद्र का जो प्रधानमंत्री है और केंद्र की जो सरकार है वो रोक लगाए, नहीं तो इस राज्य में अनर्थ हो जाएगा। और ये जो अनर्थ हो जाएगा, लोकतांत्रिक आतंकवाद चलेगा, उसके बाद कोई समाज नहीं जिंदा रह पाएगा, जो इसका विरोध करेगा उसका जीना हराम हो जाएगा। इसीलिए इसका जांच होना चाहिए, इसकी जांच होनी चाहिए, और जातिवाद को खत्म करने का कानून भी बनना चाहिए देश में। अब ना तो जातिवाद रहे, ना कोई भेदभाव रहे, ऐसे कानून की भी जरूरत है। और सबसे पहले तो बिहार के जातीय जनगणना का जांच हो। और एक बात अभी आपने कहा, इसका फायदा किसको मिलेगा? फायदा किसको मिलेगा? नीतीश और लालू में से फायदा लालू और उसके बाल बच्चों को मिलेगा। दूसरा पढ़ा लिखा जो यादव है, जो समाज है, ठीक है, उसको आज तक इन्होंने सत्ता कहाँ दिया? हम बने, मेरी बेटी बनी, मेरा 9वां पास बेटा बन जाए, मेरा अर्ध पागल एक बेटा है सो बन जाए, उसके बाद इनके वंश में दामाद बनेंगे। इनके यहाँ पहले भी इनका दोनों साला था, साधु और सुभाष, वो भी थे राजनीति में पहले से बने हुए जमे हुए, और कई रिश्तेदार इनके आगे आएंगे। और ओबीसी को क्या फ़ायदा मिलने वाला है? क्या फ़ायदा होगा? उस ओबीसी को क्या फ़ायदा मिलने वाला है? ओबीसी को ये जन्मांतर अपना वोटर बना के रखना चाहेंगे, ठीक है। आज भी यादव के दरवाजे पे आदेश जी चले जाइए गांव घर में, यादव के दरवाजे पे कुम्हार को उसके समकक्ष कुर्सी नहीं दी जाती है, ततमा को बैठने नहीं दिया जाता है, धांगर को बैठने नहीं दिया जाता है, माझी को बैठने नहीं दिया जाता है, खतवे को बैठने नहीं दिया जाता है। अरे यादव के दरवाजे पे इन जातियों को बैठने का आज भी सामाजिक अधिकार नहीं है। इस भ्रम में कोई न रहे, मीडिया भी इसकी पड़ताल करके देख ले। ये सामाजिक रूप से एक मजबूत जाति है, लेकिन वही रूढ़िवादी मानसिकतावादी जाति है। जानबूझ करके इसकी संख्या बढ़ाई गई है, यादवों की संख्या भी उतनी नहीं है, इसकी संख्या जानबूझ करके बढ़ाई गई है। यह अनर्थ होगा कि इसके नाम पे अगर कोई पहलकदमी हो और सुप्रीम कोर्ट चुप हो जाए, केंद्र की सरकार कुछ नहीं कर पाए, तो लोकतांत्रिक आतंकवाद की नई शुरुआत बिहार से होगी। जो अन्याय होगा, अनर्थ होगा, इस पर रोक लगना चाहिए। तो रोक लगना चाहिए, और साफ सिरे से खारिज कर रहे हैं अखिल भारतीय सवर्ण मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजीव कुमार सिंह जी कि ये घोटाला हुआ है और अपने फ़ायदे के लिए ये सर्वे कराया गया है। और इसके साथ साथ इनका यह भी कहना है कि देश में दो ही जातियां हैं, एक बहुसंख्यक है और एक अल्पसंख्यक है। अल्पसंख्यकों के लिए तो बहुत कुछ सरकार ने किया है, लेकिन बहुसंख्यक के लिए और ख़ासकर सवर्णों के लिए कुछ नहीं किया है। तो देखिए क्या होता है बिहार में जातीय सर्वे आने के बाद से। बता दें आपको कि उंगलियां उठनी शुरू हो गई है, और कोई भी जो सरकार के अलावा कोई भी व्यक्ति है वो इसके तथ्यों पर विश्वास करने को तैयार नहीं है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।